नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत यूपी टेट प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 के पेपर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने आज इसको लिया है और जिसमें हम एनवायरनमेंट के सेक्शन को कवर कर रहे हैं और इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन जो आपके भविष्य में भी आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन आपके पुराने पेपर से ही रिपीट होते हैं। इसीलिए आप जब भी किसी एग्ज़ाम में जाइए तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाइए। और हमारे चैनल के द्वारा यूपी टेट, सी टेट इन सब के पुराने पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है और आप इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। और हमने 2019 से लेके 16 तक की वीडियो डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ देख सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज के। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन सामान्यतः पेड़ के काटे जाने को रोकने से था संबंधित, जिसमें इंडस्ट्री के द्वारा पेड़ों को काटने की बात हो रही थी और इन नेताओं के द्वारा क्या होता था, पेड़ से चिपक चिपक के महिलाओं के द्वारा रोक दिए जाते थे पेड़ को, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्टे और गौरा देवी ये तीनों लोग इससे महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। अगर हम बात करें कि इस आंदोलन के लिए कौन सा संगठन सबसे आगे रहता था, तो 64 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। और इस संस्था ने आगे चलकर इस संस्था के द्वारा क्या किया गया, चिपको आंदोलन का एक आधार बनाया गया। और 73 में जब वनों की कटाई हो रही थी तो उसके विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है? 73 में। चलिए आगे चलते हैं हम। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, विटामिन होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सामान्यतः प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है इंसुलिन, जो अग्नाशय की बीटा सेल से मिलती है। बीटा सेल की जो कैरोटीन होती है वहाँ से हमें प्रोटीन के रूप में इंसुलिन मिल जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। और इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? वो एक प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से मिलकर होती है और ये ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करती है। अगर ग्लूकोज का ये पाचन न करे तो ब्लड में क्या होता है, सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से शुगर की बीमारी बनती है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में इंसुलिन की आवश्यक रूप से मात्रा निश्चित होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिस तरीके से मानव समाज या मानव जाति में भी अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है, जिससे वो आगे चल के अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, इसी तरीके से पौधों में भी अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से पौधे अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, यानी एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो सामान्यतः ये पूछ रहा है कि कहाँ पर होता है? मूल सीड्स में होता है या तने में होता है, परागकणों में होता है या परागकोश में? तो देखिए ये दोनों तो आप आसानी से काट लेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, परागकोश में होता है। ये कहाँ होता है दोस्तों? ये परागकोश में होता है। आइए इस पर थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश यानी कि एंथर्स में होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है। तो पहले विभाजन कहाँ होगा? परागकोश में होगा और फिर उससे परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव रूप में एक अनमेच्योर नर युग्मद्भिद होते हैं। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग और अंडप मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुंततु और परागकोश होते हैं और अंडप में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि जैविक समुदाय, अजैविक समुदाय, इनसे संबंधित क्वेश्चन लगातार 2019, 18, 17, 16 तक के पेपर में आया है और 2015 में भी ये क्वेश्चन दे रहा है। तो आप समझ जाइए कि जैविक समुदाय की जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो पूछ रहा है प्राथमिक उपभोक्ता। तो देखिए जो उत्पादक होते हैं वो तो भोजन बनाते हैं, लेकिन उन उत्पादक पे जो निर्भर होते हैं उनको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। तो वही आपसे पूछ रहा है कि उनको क्या कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः हरे वनस्पति और पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए उनको शाकाहारी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
वे जीवधारी जो अपना भोजन यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे हिरन, और हिरन क्या होता है, एक शाकाहारी प्राणी होता है, इसलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। और मांसाहारी जंतु भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, और सर्वाहारी जंतु उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर होते हैं। यानी सर्वाहारी शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्वर नियंत्रण अर्थात बुखार को कंट्रोल करने पर आमतौर में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि क्या होती है? लीवर 52, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल और ब्रूफेन। तो देखिए ब्रूफेन भी खाई जाती है, लेकिन सामान्यतः जो पूछ रहा है तो सामान्य तौर पे पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों ने भी कई बार जो है कि इसका प्रयोग किया होगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है 2016 से। दही निर्माण के लिए कौन से सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होते हैं? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। तो ये एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, इसी के माध्यम से फर्मेंटेशन की क्रिया के माध्यम से यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही का निर्माण किया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। 127 क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पेंटिनमास्ट ने और कार्ल मार्क्स ने। तो देखिए कार्ल मार्क्स तो जो है कि साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? साम्यवाद या समाजवाद से। और इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडस्टीनर, जिन्होंने बंदर पे RH फैक्टर की भी खोज की थी, पॉजिटिव या निगेटिव की। देखिए लिखा हुआ है कि 1900 ईस्वी यानी 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल लैंडस्टीनर किस देश के निवासी थे? तो हमारा जवाब होगा ऑस्ट्रिया। इन्होंने AB और O 4 रक्त समूहों की खोज की थी, और साथ ही साथ इन्होंने एक बंदर के RH फैक्टर की भी खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्याज, आलू, अदरक क्या है? ये अक्सर क्वेश्चन बहुत ही सामान्य होता है और पूछा जाता है कि क्या ये जड़ है या तना है या अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र है। तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आलू, प्याज और अदरक सामान्यतः जड़ में आता है दोस्तों। देखिए प्याज, आलू और अदरक तने का रूपांतरण होता है। तना तो सामान्यतः मोटी लकड़ी की तरह होता है, लेकिन ये तने के रूप में ही जाने जाते हैं, अर्थात इनका संग्रह जो अंग होता है वो तना होता है। यानी हम इनका कौन सा भाग खाते हैं? तने वाला भाग खाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एक कोशिकी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक कोशिकी का मतलब जो एक सेल से बने होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, जिसमें सामान्यतः पैरामीशियम यानी अमीबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पैरामीशियम अर्थात अमीबा आते हैं, और ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 130, कह रहा है कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यानी कि कौन सा पेड़ से प्रोडक्ट ऐसा पाया जाता है जो साबुन को विस्थापित कर सकता है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू या सभी। तो आप देखते होंगे गांव में जो है महिलाएं जब साबुन से बाल नहीं धोती थी, उससे पहले या तो वो जो है कि रीठे से जो है कि बालों को साफ करती थी, या फिर एक मिट्टी आती है जो गांव में पाई जाती है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे इस समय, उस मिट्टी से भी सामान्यतः बाल धोते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा रीठा पाया जाएगा। रीठा जो है पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रीठा में सैपोनिन होता है जो साबुन का कार्य करता है, और जो क्या करता है? जल के साथ झाग देता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रीठे में क्या पाता है? सैपोनिन। साबुन किसके द्वारा झाग देता है? तो सैपोनिन के द्वारा झाग देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी जो पर्यावरण से प्रेम करता हुआ रहता है, अर्थात पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो पहला है डीजल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस, और चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों CNG। भारत सरकार के द्वारा लगातार CNG पर फोकस किया जा रहा है, जिसके द्वारा गाड़ियों को चलाने की बात हो रही है और गाड़ियां चलाई भी जा रही हैं। और CNG से क्या होता है? पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको सामान्यतः पर्यावरण स्नेही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, किसी पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 2017 से।
जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, जिसमें जितने भी मिनरल खनिज जो होते हैं जो पेड़ों से शुरू होकर मानव तक पहुंचते हैं और मानव के मरने के बाद अपघटकों के द्वारा फिर वातावरण में पहुंच जाते हैं। जैसे समझते हैं, आइए इसको। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों में या अजैविक तत्वों के जो जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में दोबारा चेंज हो जाना, यही जो है कि प्रकृति में घूमते रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये दोबारा हमारी बॉडी से निकल के कहाँ पहुँचते हैं? वायुमंडल पहुँचते हैं, फिर वायुमंडल से पौधों में, फिर पौधों से जो है कि हमारे शरीर में दोबारा आ जाते हैं। तो ये क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? दूर दूर प्रसारित होंगे। पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित, दूसरा है बीज द्वारा प्रकीर्णित, तीसरा फल द्वारा प्रकीर्णित, चौथा कायिक जनन द्वारा वितरित। तो ध्यान दीजिएगा, फल के द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होते हैं वो जो है कि दूर दूर प्रसारित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। जैसे समझिएगा, फल के द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होते हैं वो दूर दूर फैलते हैं, क्योंकि फल पकने पर झड़ जाते हैं और वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। एक ही जगह पे फल नहीं गिरते, कभी दूसरी जगह गिरता है, तो कभी 10 कदम दूर गिरता है, तो कभी पता चलता है 50 कदम दूर गिर गया। आपके घरों में आम के पेड़ जब होंगे, जब आंधी वगैरह आती है या तूफान आता है, तो पेड़ क्या होते हैं, जब लहराते हैं तो आम, पका हुआ आम एक जगह से दूसरी जगह जाके गिर जाता है और वहाँ पे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। बहुत से फल हल्के होने के कारण हवा द्वारा दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ फलों के ऊपर बने नुकीले हिस्से जानवरों के बाल या चमड़े पर चिपक कर इधर उधर बिखर जाते हैं। और जल के द्वारा भी यह कार्य बहुत से समुद्र तटों में होता है। यानी कि एक तरीके से फल के द्वारा जो है कि पौधे जो होते हैं, जो फल में जो बीज होते हैं उससे जो पौधे जन्म लेते हैं, वो सामान्यतः बहुत दूर दूर तक प्रसारित होने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो वो क्या कहलाता है? यानी आप किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हो या आप किसी से सहायता ले रहे हो, लेकिन उसको नुकसान नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, कोई एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से अकेले कहीं जा रहा था ऑफिस में, तो उसका तो रोज का काम है जाने का, लेकिन अगर आपने उससे लिफ्ट ले ली तो उसका कोई घाटा नहीं हुआ। यानी आपको तो लाभ हो गया, आपके पैसे बच गए, आपके समय बच गए और आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं लिफ्ट लेके। लेकिन गाड़ी वाले का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको रोज जाना होता है ऑफिस, इसलिए वो उसका रोज का काम है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, या ऐसे जीव को, तो सामान्यतः इसको कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं दोस्तों? सहभोजी कहते हैं। देखिए, एक सहयोगी जीव बिना दूसरे जीव को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है, इसे सहभोजिता का नियम कहते हैं, यानी कि कमेंसलिज्म कहा जाता है। जैसे आर्किड हो गया, आरोही हो गया, कंठलताएं हो गई। सहजीविता में दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं। यानी ऑफिस जाने वाला व्यक्ति तो ऑफिस जा ही रहा है, साथ में उसने आपको बैठा लिया तो थोड़ा सा बात करते हुए चला गया, उसका भी टाइम पास हो गया अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? यानी अगर आप देखें तो इसमें उल्टा जा रहा है। अगर हम कहें उत्पादक स्तर पे पौधे, इस पे प्राथमिक उपभोक्ता कीड़े हो गए, और कीड़ों को खाने वाले सांप हो गए द्वितीयक उपभोक्ता, और सांप को खाने वाले मोर हो गए जो तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएंगे ये। यानी ये उत्पादक वर्ग हो गया, इसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कीड़े, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले सांप द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले मोर सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पिरामिड के शीर्ष पर बैठना। देखिए यहाँ पे बना भी है, हरे पौधों को कीड़ों ने खाया, कीड़ों को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल में क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक तापमान के साथ बहुत अधिक दाब की भी जरूरत पड़ती है। यानी अधिकतर टेम्परेचर और अधिकतर प्रेशर के द्वारा जो है कि कोई भी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो चाहे वो अवसादी हो, वो दोनों ही रूपांतरित हो जाती हैं, यानी मेटामॉर्फिक हो जाती हैं कायांतरित चट्टान में। तो इसका सही उदाहरण क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर,
ताप और दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें दोनों के स्वरूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट का नाइस चूने के पत्थर अवसादी का संगमरमर रूप में परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूपांतरित सेल भी आपस आगे चल के रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 137, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl। और नमक क्या होता है दोस्तों? नमक भी सोडियम क्लोराइड होता है। और नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से या महासागरों से प्राप्त होता है। और अगर हम आगे देखें तो महासागर में सोडियम क्लोराइड 77% पाया जाता है सबसे अधिक, और उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो 10% के आसपास पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा से संबंधित नहीं होता बल्कि लोकसभा से संबंधित हो जाता है एक तरीके से। और उपराष्ट्रपति जो कौन होता है, एक तरीके से राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर हम देखते हैं आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है, और यह क्या करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता भी करता है। 139, किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? तो बहुत आसान आंसर है, भारत में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? नदियाँ पाई जाती हैं। और नदियाँ कौन सी? जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, तो वो अपने साथ बहुत समय से, हजारों सालों से जो है कि बहुत सारा अवसाद लेके आ रही हैं कि जो है कि कंकर, पत्थर, बजरी, मिट्टी, इनकी वजह से जो मिट्टी का एक लेयर बनता चला जा रहा है उसी को हम जलोढ़क मृदा कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा हमारे भारत में जलोढ़क मृदा की होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, या इसी को आप क्या कहेंगे? कछारी मृदा भी कहते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में भी फैली है, यानी दक्षिण भारत में भी ये मिट्टी हमें मिलती है। देखिए कछारी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता? तो इनको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने जानकारी दे दी है। आगे चलते हैं। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी? तो देखिए प्लेग सामान्यतः चूहे से फैलता है, तो कवक तो हो नहीं सकता, खनिज हो नहीं सकता। और चूहे में क्या होता है? वायरस आता है या जीवाणु आता है? तो सामान्यतः जो है कि इसमें जीवाणु जनित बीमारी होती है, जो चूहे के मर जाने पे जीवाणु जब फैल जाते हैं तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को प्लेग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग होता है जो एक दूसरे से छूने से फैल जाता है। विषाणु जो इसमें होता है वो पाश्चेरुला पेस्टिस नाम का एक विषाणु होता है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है और चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनको संदूषित रक्त से चूसते हैं और फलस्वरूप रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु मानव शरीर में पहुंचकर यह प्लेग उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसीय अपशिष्ट है जो गैस के अपशिष्ट होते हैं। सब्जी व फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो धुआं क्या हो जाता है? एक तरीके से गैस का ही रूप है। तो जब लकड़ी और कोयला जलाया जाता है तो उससे फ्लाई एश नाम का एक प्रदूषण युक्त जो है कि पदार्थ निकलता है जो सामान्यतः गैस का अपशिष्ट कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने पर विभिन्न प्रकार के गैस और धुएं की उत्पत्ति होती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त हो जाते हैं जो कि वायु प्रदूषण का क्या होते हैं? प्रमुख कारण होते हैं। और गैसीय अपशिष्ट से वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं, जैसे गैसीय रूप में रहते हैं, इसे पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको दोस्तों 5 मिनट में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित करने का तंत्र। तो सामान्यतः जो इकोसिस्टम होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे जैविक समुदाय और जैविक घटकों के माध्यम से या उनकी सहायता से अपने जीवन को संतुलित करते हुए जो है कि ऐसे पर्यावरण या ऐसे वातावरण का माहौल क्रिएट करता है जिसमें वो जीवित रह सकता है। तो किनका सहयोग लेता है? जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ ऐसा काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि समुद्र जो है कि विश्व का सबसे बड़ा या विशालतम इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देता है, या शरीर का भार कम होता है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं और अधिक तेज चाल होती है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या होता है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और कार्डियोग्राफ से क्या होता है? हम हार्ट की जो धड़कनें होती हैं, दिल की जो हार्ट अटैक होता है उसको नापते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र यूज होता है। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर एक पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना, और रिक्टर तीव्रता जो सामान्यतः 1 से 10 के बीच में होती है, और सिस्मोग्राफ पर जो है कि ये सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। और सामान्यतः यह सूर्य से निकटतम ग्रह होता है जिसको मरकरी भी कहते हैं, और ये 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी 365 दिन में लगाती है पूरे चक्कर, यानी कि 1 साल का समय 365 दिन का होता है, लेकिन बुध ग्रह पे केवल 88 दिनों में 1 साल पूरा हो जाएगा आपका। और सूर्य से नज़दीक होने की वजह से इस पे सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पे 610 डिग्री का लगभग तापांतर भी पाया जाता है। इसीलिए बुध पे जो है कि हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते तो हमें इतनी गर्मी लगती है कि ऐसा लगता है एसी के बिना काम नहीं चलेगा। तो बुध ग्रह पे सोचिए क्या होगा, हम तो जल के भस्म हो जाएंगे दोस्तों। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी जानकारी रखिएगा। हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें बुध और शुक्र ही एकमात्र ऐसे 2 उपग्रह हैं, मतलब ग्रह हैं, प्लैनेट, जिनके कोई भी मून नहीं है। मून मतलब उपग्रह नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट होता है, गिर वाला। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमने बताया था गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जो एशियाई बब्बर शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए और देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में हैली नाम से जो है कि स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। जब आप किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं तो उसमें क्या विशेषता नहीं पाते हैं? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह बात सही है। आप उस अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हो। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, बिल्कुल सही बात है। हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। यह बाल केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ये बात गलत है, यहाँ पे शिक्षक प्रशासक के रूप में नहीं होता है। और साथ ही साथ लास्ट ऑप्शन है, यह विधि सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला, जो इसकी विशेषता नहीं होती है। अब जैसे इसमें देखिए कह रहा है, निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने का एक सुविधाजनक विधि है, जिसमें क्या होता है, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बालक जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनका उसी रूप में निरीक्षण करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों से परिचित हुआ जा सकता है। जैसे इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, योजना बनाना, आवश्यक तैयारी करना, साथ ही साथ व्यवहार का निरीक्षण करना, निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या, और सामान्यीकरण क्रिया करना। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी कहलाती है। 149 क्वेश्चन पे आते हैं हम। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण होता है? क्या ये लक्ष्य केंद्रित विधि होती है, या सृजनात्मक विधि होती है, या चयनात्मक, या उपयुक्त विधि? तो हम कहेंगे ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का,
प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं होती है, यानी कि खर्चीली नहीं होती है, और इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये भी बात सही है। और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ये बात भी सही है। और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। और इसी तरीके के अगर आप हमसे जुड़कर इस प्रकार के यूपी टेट और सी टेट के पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।